राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब आप लीजिए, चाइना ने रिटेलिएट किया, खैर उनके पास भी विकल्प नहीं है, शायद उनकी पोजिशनिंग यही होती। अब उन्होंने कहा जनाब हम 125 लगाएंगे। आपको लगता है कि जो कंफर्ट हमको लग रहा था कि जनाब 90 दिन अगर आपने डेफर कर दिया है तो बाजार में सब कुछ शांत हो जाएगा, इट्स अ टाइम टू बाय नाउ, ये फीलिंग गलत होगी राजेश जी? अभी ये इशू इतनी जल्दी सिमटने वाला नहीं है, आपको लगता है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया और बाकी भी भाई में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है रिटेलिएट करने के सिवाय, और ये दो, एक तरीका से कहूँ तो दो हाथी लड़ रहे हैं और जिसमें पूरे गांव का सत्यानाश हो रहा है वाली हालत है। और हमारे पिछले जो बातचीत हुई थी पिछले शुक्रवार को, उसमें उस दिन मैंने आपको कहा था कि ट्रम्प की तुलना हम तुगलक के साथ की जा सकती है, तो वो कुछ वैसा ही अभी भी बिहेव कर रहे हैं। और 90 दिन की जो बात है, देखिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, कभी कुछ आएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन तक ही ये चुपचाप बैठे रहें। हो सकता है बीच में फिर कुछ बयानात दे दें, फिर कुछ उतार-चढ़ाव हो जाए। तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी, और इसमें उसका कितना फ़र्क पड़ेगा, किस इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, उसको इस वक़्त क्वांटिफ़ाई करना लगभग नामुमकिन सा काम है। अ, एक बात तो तय है कि लंबी अवधि में एटलीस्ट भारत की जो इकोनॉमी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर देखेंगे तो 1% से भी कम है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, बैंकिंग सिस्टम बहुत कुछ काबू में है, एनपीएस लगभग नगण्य हो गए हैं, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत नीचे है, इन्फ्लेशन नीचे है, सारी चीज़ें नीचे हैं। आरबीआई ने भी 2 बार रेट कट करके अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। जो कमोडिटी प्राइस फिर वो चाहे क्रूड के हो चाहे मेटल्स के हो, दोनों ही में अगर दबाव रहता है तो भारत जैसे आयात प्रधान देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आगे आने वाले दिनों में इन चीज़ों का जो फ़र्क है वो कॉर्पोरेट नतीजों में दिखने लगेगा। तो एक बार ये जो नॉइज़ मची है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। अगले हफ्ते अगर आप देखो तो 2 दिन छुट्टी है, सोमवार को और शुक्रवार को। तो इस तरीक़ा से वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों एक-दूसरे पर काउंटर अटैक करते रहेंगे। लेकिन अगर फंडामेंटली हम अपने स्टॉक्स पे ध्यान दें और इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दें और लंबी अवधि का नज़रिया रखें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है लंबी अवधि के निवेश के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर अब राजेश अग्रवाल जी की तरफ चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे बात भी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पे आपको दमखम नजर आ रहा हो? गुड आफ्टरनून स्नेहा जी। स्टॉक की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है लॉरस लैब के साथ जाना चाहिए। अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही इंटीग्रेटेड है, सीडीएमओ, जेनरिक एपीआई, फिनिश डोसेज और बायोटेक में। और क्राइम्स में तो ये दुनिया भर की जो टॉप जेनरिक फर्म्स है उनको सप्लाई करती हैं, कैटर करती हैं। और अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। 80 कंट्रीज में इनके सामान बिक रहे हैं। 60% के आसपास का जो रेवेन्यू है यूरोप से आ रहा है, 27% का नॉर्थ अमेरिका से और 17% बाकी के देशों से। 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत शानदार काम-काज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं, वो बहुत शानदार आए थे। बहुत अच्छा टर्नअराउंड देखने को मिला, जहाँ पर रेशियोज़ बहुत बेहतर हो गए। बॉटम लाइन 92 करोड़ की आई 30 करोड़ के सामने। मुझे लगता है कि जिस तरीके के एक्सपेंशन और प्रोडक्ट प्रोफाइल ये बढ़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं। ऊपर के लेवल से अपने ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छा करेक्ट कर चुका है। और इन लेवल से हमारा ये अनुमान है कि अगर कोई 12 से 18 महीने इस स्टॉक को रखे, तो ₹750 के टारगेट इसमें आ सकते हैं, जो कि मोटा-मोटी 20% की बढ़त होती है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, अच्छा, ये हम सबके साथ होता है राजेश जी, और मेरे साथ भी। अब सडनली जब कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो नाम हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? मुझे राजेश लगा जी ही था बोल गए, श्रेया को कि होने वाला है। स्नेहा। अरे रहने दीजिए मुझे महाराज, लगा रहने ही था कि दीजिए। ये वो होने सबसे पहले वाला मैंने पकड़ा, सबसे पहले मैंने पकड़ा, क्या बात कर रहे हैं, है ना? श्रेया थी कार्यक्रम में, स्नेहा थी और रचना जी थी और शिवांगी जी थी, तो आप कंफ्यूज हो गए, खेल गए आप। नहीं, खैर मैं वीरेंद्र जी आपसे क्या कुछ देर हुआ? के लिए अब
वीरेंद्र जी, क्या हाँ, हुआ कि श्रेया जी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। उस चक्कर में मेरा कंफ्यूजन बढ़ गया। मतलब मतलब आप हेयर स्टाइल के चक्कर से आप नाम रखते हैं। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, अभी आपने मनीषा मैम को भी सुना जिस तरीके से वो एनालिसिस रख रही थी, और मेटल एक ऐसा पैक है जहाँ पे हमने लगातार एक बार तेज़ी देखी, एक बार गिरावट देखी, जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस पैक को? कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर अभी आपको दम लग रहे हैं, या फिर अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए? नहीं, हाथ नहीं लगाने की हमारी थ्योरी नहीं रही है, क्योंकि आपको हर बाजार में चाहे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज पे हो या 10% करेक्ट कर चुका हो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह मिलती है आपको। सिर्फ खोजने की जरूरत होती है। 6000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं लिस्टेड, जिसमें 1500 तो एक्टिवली ट्रेडेड है। इसमें अगर इस वक्त अगर मेटल्स में कोई बात की जाए, तो मुझे लगता है एक मिड कैप की कंपनी है लॉयड मेटल एंड एनर्जी, वहां पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो स्टील, स्पॉन्ज आयरन और पिग आयरन में एक बड़ा प्लेयर है। 32,700 करोड़ की इन्होंने केपेक्स अनाउंस कर रखी है, और जो माइनिंग की कैपेसिटी है वो 10 से 25 मिलियन टन की होने वाली है। पैलेट मेकिंग में जा रही है, और सबसे अच्छी बात है कि जो स्पॉन्ज का जो कैपेसिटी है वो इस साल तक डबल हो जाएगा। 3 मेट्रिक टन की इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा रहे हैं। 42 करोड़ का इन्होंने क्यूआईपी किया है। तीसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो 18% के आसपास बॉटम लाइन में जंप आई थी। हालांकि रेवेन्यू में ड्रॉप था, बट फिर भी बॉटम लाइन में जंप आई थी, और उसके पहले के 2-3 क्वार्टर्स में शानदार नतीजे थे। अब ये एमडीओ में जा रहे हैं, जहाँ की माइनिंग डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, जिससे मार्जिन्स में और नंबर्स पे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। इन सब चीजों में पूरा होने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल तक इस स्टॉक को रखा जाए तो बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है, और कोई भी गिरावट एक खरीदारी का मौका है। लॉयड मेटल्स आपका। की परफॉर्मेंस स्टॉक में देखी गई। लेकिन एक बार टीसीएस की बात करते हैं। थोड़ा सा वीरेंद्र जी ने इस पे चर्चा भी की थी, डिटेल में टीसीएस पे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से गिरावट Q4 के रिजल्ट के बाद हमें देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेड थी कि सबड्यूड रहेगी, लेकिन आप देखें तो फ्लैट हेड काउंट, ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। मार्जिन, साथ ही रेवेन्यू को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। फाइनेंशियल 2026 में हालांकि ऐसा मानना है कि परफॉर्मेंस बेहतर रह सकती है, लेकिन वो भी कोई मजबूती के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ बात निकलकर सामने आई नहीं है। राजेश अग्रवाल जी, टीसीएस के नतीजे आपने भी देखे होंगे, कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर? क्या आपके रडार पर है? जिस तरीके से आज उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए ऐसे काउंटर में, टीसीएस स्पेशली? देखिए, किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखूं तो फ्रंट लाइन आईटी कंपनीज में हमारी पसंद इस वक्त इन्फोसिस की है। हालांकि टीसीएस खराब कंपनी नहीं है, बट वैल्यूएशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन्फोसिस ज्यादा बेहतर दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो टेंट्रम्स चल रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि जो आईटी की स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी है वहां पर थोड़ा सा दबाव आएगा। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस कंपनियों के ऑर्डर फ्लोज पे दिक्कत पड़े। तो इस वक्त जो इनकी स्ट्रेंथ है वो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, या कह लीजिए बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, उन सब चीजों को लेकर के है। तो बहुत ज्यादा रिटर्न इसमें अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो दे सकता है, जहाँ की मैं कहूंगा कि अगर फ्रंट लाइन में निवेश करना हो तो इन्फोसिस पे ध्यान दें। टेबल दोनों को पहले मैं पॉजिटिवली थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं। दोनों के चार्ट ठीक है। ये सन फार्मा स्टिल पजल्ड, मेरे ख्याल से अभी हमें कोई कंस्ट्रक्टिव या फिर पॉजिटिव व्यू बनाने के लिए अभी वक्त चाहिए होगा, क्योंकि भले ही 36 रुपये स्टॉक ऊपर है, पर आज का हाई एग्जैक्टली इसका 100 डिमा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई के तौर पे काम करे। अगर आप बीते 10 दिन के प्राइस बिहेवियर को देखें, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और दूसरा है सिप्ला। आउट ऑफ दीज टू अगर कुछ बेस्ट है पिक करने के लिए, वो क्या है? 1460 पे आप सिप्ला को कह सकते हैं कि वन शेड बेटर है, बट स्टिल इन कन्फ्यूजिंग मूड। राजेश जी, टेक्निकली मैं मेरे ख्याल से कोई रेफरेंस ड्रॉ करने में सक्षम नहीं हूँ कि क्या खरीदूं क्या सेल करूं, बट आपका व्यू क्या है दोनों ही कंपनियों पे, सिप्ला और सन फार्मा पे? राजेश अग्रवाल जी, एक फंडामेंटल सेंस, या फिर आप फार्मा को अवॉइड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? देखिए, थोड़ा एक्सपोजर कम किया जा सकता है, बट अवॉइड इस वक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फार्मा एज ए लॉन्ग टर्म प्ले ऑलवेज रहेगा। अगर टैरिफ लगते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं, तो भी जिनको जरूरत है उनको लेनी ही पड़ेगी। अभी शुरुआत में मैंने लॉरस लैब दिया था, और जैसे कि आप सिप्ला और सन फार्मा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों में अगर एक को चुनना हो तो मुझे सिप्ला के साथ ही जाना चाहूंगा।
क्योंकि इनहेलर्स वगैरह में भी इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है। दूसरे प्रोडक्ट जो नए लॉन्च होने वाले हैं, अभी विनी जैसा बता रही थी, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि सिप्ला ज़्यादा बेहतर पड़ता है। और हमारा इसमें जो टारगेट क्लाइंटों को बताया है, वो ₹1650 का बताया हुआ है आने वाले 6 से 9 महीने में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। खरीदारी की सलाह रहेगी। सिप्ला पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। बताइए राजेश जी, आपका मिड कैप फंडा। मिड कैप फंडा के हिसाब से हम मेदांता के साथ जाना चाहेंगे, ग्लोबल हेल्थ। जो मेदांता के नाम से हॉस्पिटल चलाती है, अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी कैपेसिटी है। नॉर्थ और ईस्ट में ऑपरेट करती है और अब पूरे देश में फैल रही है। मुंबई में 500 बेड का नया हॉस्पिटल बना रही है। एनसीआर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है इसकी। और करीब जो 3,000-3,500 इनके बेड्स हैं, उन्हें आगे आने वाले दिनों में 5,000 बेड करने की ये बात कर रहे हैं। लखनऊ का और पटना में जो नई हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, वो भी अच्छी तरीक़े से लिए गए हैं। और जिस तरीके के सरकार का नज़रिया मेडिकल टूरिज़्म वगैरह को बढ़ावा देने का है और मेडिक्लेम की जो पहुँच बढ़ी है कोविड के बाद, उन सब चीज़ों का फ़ायदा जो ऑर्गेनाइज़्ड हेल्थ केयर प्लेयर हैं, उनको सीधा-सीधा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डोमेस्टिक कंज़म्पशन स्टोरी है, इनको टैरिफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1500 के टारगेट आने वाले 1 साल में हो सकते हैं। 1 साल का नज़रिया रखें, 1500 का टारगेट रखें और यहाँ निवेश करें। बस इस चर्चा के लिए, सारे आगे के ट्रिगर्स बताने के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रिगर्स का इंतज़ार नहीं है, आपको इंतज़ार है इस बात का कि इस 3 दिन की छुट्टी में वक्त गुजरेगा कैसे, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अब राजेश अग्रवाल जी से अच्छा इंसान कौन होगा आपको बताने के लिए। राजेश जी बताइए, ओटीटी पे या फिर सिनेमा घरों में इस बार क्या क्या है? वीरू जी, ऐसा है कि इस बार ओटीटी पे इस साल की कहा जाए तो सबसे बड़ी हिट छावा वो है। और हम्म, जिसने देखी है वो दोबारा देख ले, जिसने नहीं देखी वो बिल्कुल देख ले। सबको पता है विकी कौशल संभाजी महाराज का जो औरंगज़ेब बने हुए हैं अक्षय खन्ना के साथ टकराव है इस मूवी में। और कहा जाए तो एक्टिंग दोनों की ही बहुत शानदार है। अक्षय खन्ना ने भी अपने शायद लाइफ की बेस्ट एक्टिंग करी है और विकी कौशल की भी बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है। ये मूवी देखने लायक है। और जिसने नहीं देखी और कुछ हॉरर मूवी देखना चाहता हो, तो नुसरत भरूचा की छोरी 2 है, जो कि छोरी के सीक्वल है। और पहली जो आई थी वो बहुत शानदार आई थी, एक अच्छी हॉरर मूवी थी। और मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी हॉरर मूवी होगी। इसमें साथ में सोहा अली खान भी है। तो ये 2 मूवीज़ हैं जो इस बार हैं ओटीटी पे। और तीसरी एक एनिमेटेड मूवी है, द लीजेंड ऑफ हनुमान। तो ये 3 रिलीज़ेज़ ओटीटी पे हैं हिंदी में। इसके अलावा कई मलयालम और तेलुगु सीरीज़ भी हैं। थिएटर की बात की जाए तो 3 मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं और तीनों अपने-अपने दौर के बड़े एक्टर्स की है। पहली बात की जाए तो सनी देओल की अ, जाट है, जो कि बहुत ही अच्छी कही जा सकती है, ख़ास करके मासेस के लिए नॉर्थ इंडिया की। जहाँ की मुझे लगता है कि जो पंच लाइन डायलॉग्स और उनके एक्शन होंगे, वो हावी रहेंगे लोगों पे। और दूसरी अगर आप कहे हैं। जाए तो गुड बैड अगली है अजीत और त्रिशा की। और तीसरी मोहनलाल की हम्म, बज़ूका है। तीनों अपने-अपने दौर के हम्म, मैच्योर्ड एक्टर्स हैं और अच्छी मूवीज़ हो सकती हैं। हम्म, वेब सीरीज़ इस बार कुछ ख़ास है हम्म, नहीं। और पता है, वो होता था ना पहले रेडियो पे, जब आप सुनते थे राजेश जी कि फरमाइश आई है यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से, इन इनकी जब आप बोल रहे थे ना, तो जाट को लेकर हमारे पीसीआर से भी एक ख्वाहिश आई, भाई एक फरमाइश आई कि बताइए कैसी है। तो लीजिए, मालूम चल गया। श्रेया, क्या प्रोग्राम है इस वीकेंड का? सर इस वीकेंड मुझे लग रहा है छोरी 2 देखूंगी मैं इनफैक्ट छोरी 1 भी नहीं देखा मैंने, तो हॉरर का जिक्र किया। वैसे मुझे डर भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे देख लेती हूँ डरते डरते भी। तो इस वीकेंड शायद ये देखूंगी। आपका क्या प्लान है वीरेंद्र जी? वैसे थर्सडे आपने कबाब बनाया था, इस वीकेंड क्या बना रहे हैं आप? इस वीकेंड बनेगी बिरयानी। और मैंने कहा था ना, आई मीन देखिए लास्ट पिक्चर वीकेंड भी आ कबाब। गई स्क्रीन पे। हाँ, ये था। ये है वो चने की दाल और सोयाबीन कबाब विद तड़का दही एंड पुदीना चटनी। इस बार बिरयानी बनेगी। और आज मैं हालांकि ट्रैवल कर रहा हूँ, हेडिंग टुवर्ड्स हरिद्वार। तो वहीं पे वीकेंड पे दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ एक बार एक जंगल की छोटी सी ट्रिप भी है, तो मज़ा आएगा। बाकी कुकिंग भी। मानस जी, इस बार लखनऊ में क्या?
आप वहाँ पे बिरयानी खाएंगे, हम लोग यहाँ पे बिरयानी खाएंगे। श्रेया, पता है लखनऊ की सबसे बेहतरीन बिरयानी खानी हो ना आपको तो मानस जी से संपर्क करिएगा। बाकी अगर कोलकाता की खानी है तो राजेश जी खिलवाई देंगे। रचना जी, भोपाल में क्या है इस बार खास? 3 दिन में कुछ खास आयोजन, समारोह, या फिर कैसे गुजरेगा ये वीकेंड? जी, हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। एंड बाकी के टाइम में when they are busy in their own selves, तो उस टाइम पे आजकल हम डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखते हैं टीवी पे। यशराज फिल्म्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, फिर द रोशंस करके एक आई थी, फिर सलीम खान एंड जावेद अख्तर जी पे आई थी। तो वो सब चीजें आजकल ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज से भी और सीरीज से भी। तो ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढ के बैठ जाएंगे जब मौका मिलेगा तो बीच में। राजेश जी, अच्छा, आप राजेश जी का बताइए। मुंह लटका राजेश जी का मुंह लटका हुआ है। इनका वो लोनावाला का प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना। कैंसिल हो गया, मैंने भी राजेश सुना जी? सुबह। नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैंसिल कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। वो जो पहले आज था हाँ। वो सैटरडे संडे मंडे पे चला गया वो। तो देखते, कैंसिल कुछ नहीं होता, पोस्टपोन हो जाता है। हाँ, ये मैं बात गई है। चलिए, अच्छा लोनावला है। पहली दफा वीरेंद्र जी, और मुझे अच्छा लगा लोनावला। थोड़ा सा शांत है, थोड़ा नहीं, सा लोनावाला जाइएगा, अच्छा है। और जब आप और महाबलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे ना, महाबलेश्वर पंचगनी, तो आपको और अच्छा लगेगा। और क्योंकि अब क्या है ना, अप्रैल ना ये, तो आपको स्ट्रॉबेरी का सीजन है ना। मेरे को नहीं मालूम। हाँ, और पाइनएप्पल का। जब आप पंचगनी से नीचे उतरती हैं, जब आप आएंगी नीचे, तो आपको पाइनएप्पल के खेत मिलेंगे। मज़ा आता है देख के। और फिर आते वक्त कई सारे, अगर आप देखें गुआवा आपको जगह, हाँ, तो इस वक्त महाबलेश्वर घूम के आने का मज़ा है। क्योंकि और मेरे ख्याल से लगभग मई के एंड या फिर जून से फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैं बारिश में फंसा हूँ एक बार महाबलेश्वर में, बट एनीवे इट्स अ गुड प्लेस डेफिनेटली। चलिए, वीरेंद्र जी, इनको अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, मैंने कहा आप जो महाबलेश्वर पांचगनी की बात कर रहे हैं, श्रेया जी को वो स्ट्रॉबेरी विद क्रीम वो एक बार टेस्ट करना चाहिए, देन शी विल नहीं अंडरस्टैंड। सर, आप लाने वाले थे स्ट्रॉबेरीज। वो लेके नहीं आ सकते श्रेया जी। नहीं श्रेया, वो वहीं कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, वो प्लांट्स होते हैं वहीं पे, वो बना के देंगे आपको स्ट्रॉबेरी विद क्रीम, आइसक्रीम। वाह, मज़ा आता है उसे खा के। तो मस्ट विजिट है। बट हाँ, मस्ट विजिट है। स्ट्रॉबेरी का अगर आपको मजा लेना तो प्लीज़ महाबलेश्वर होके आइए, आप पंचगनी होके आइए। खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे इट्स 228। जी, हाँ, क्लोज ठीक ठाक रहा, बट हमें क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स बहुत सारे हैं श्रेया, जी, तो हमें 3 दिन छुट्टी, 1 दिन हम डिटैच रहेंगे। क्यों खामखा का रिस्क लेना। बाकी राजेश सतपुते जी को दिक्कत हम होने नहीं देंगे। उनके लिए हमने घूमने का प्लान रखा हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट राजेश सतपुते जी। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी इस पैनल की, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 3 दिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए बेहद शानदार रहें। और जब मंगलवार को हमारी आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो तो दिन वो बहुत खूबसूरत हो, अच्छा हो और हरे रंग में मंगलमय हो। सरापुर हो, मंगलमय हो, है ना। चलिए, मुलाकात होगी और हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।